छुपे हुए भाग के बारे में बात करेंगे जिसको ज्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है और कई बुक्स तो ऐसी है कि इसके अंदर इसको जगह ही नहीं दिया गया, स्थान नहीं दिया गया है। समझ लीजिए कि संविधान का मिसलिनियस पार्ट होता है हमारे पास भाग 19। भाग 19 कहां से कहां तक? तो 361 से लेकर 367 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे मिसलिनियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या संविधान का विविध भाग कहा जाता है, जहां पे कुछ विविध अनुच्छेदों के माध्यम से क्या किया गया है, तो कुछ चीजों का वर्णन किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें संविधान के विविध खंडों और अंशों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद नंबर 361, राज्यपाल और राष्ट्रपति को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। तो पेपर में से पूछ सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई, तो क्या बताएंगे हम लोग? सर अनुच्छेद 361। किस प्रकार की कानूनी प्रतिरक्षा? जैसे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, या तो अपनी स्वविवेकी शक्ति का उपयोग करे, क्षमादान की शक्ति का उपयोग करे, या किसी प्रकार के अन्य वीटो पावर का क्या करे, वो उपयोग करते हैं अपने पद पर रहते हुए, तो उन्हें किसी भी तरीके से न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, ना तो वो जवाबदेह होंगे न्यायालय के प्रति। उसी प्रकार जब राज्यपाल भी अपने पद पर रहते हैं, किसी प्रकार की क्षमा देते हैं, किसी प्रकार के बिल विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, ये अपने पद पर रहते हुए किसी प्रकार के कृत्य करते हैं, तो वो कभी भी राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन कभी वो न्यायालय के प्रति अपने पद पर रहते हुए उत्तरदायी नहीं होगा। उनको उनके कृत्यों के लिए उनके कार्यकाल के दौरान कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन किसे मिलता है? आर्टिकल नंबर 361 में। याद रखना, इसी में आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को इंक्लूड किया है। ये नहीं सर कि राज्यपाल अलग है राष्ट्रपति अलग है, दोनों क्या किया गया है, एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है कि सर राज्यपाल और राष्ट्रपति को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। यह दोनों किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी कृत्य करते हैं तो इनके खिलाफ प्रस्ताव वगैरह लाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, महाभियोग ला दीजिए, इनके पद से इनको हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में आप इनको न्यायालय के समक्ष खड़ा नहीं करा सकते। किसी भी परिस्थिति में अगर संविधान में राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अपने पद का उल्लंघन करता है तो सलाह करके राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटवा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के खिलाफ स्वयं लोकसभा या राज्यसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर पद से हटा सकते हैं हम लोग, कोर्ट के सामने इसको नहीं ले आ सकते। क्लियर है ये? चलिए फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 362। इसमें क्या वर्णन किया गया है? यह भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के अधिकारों का वर्णन करती है जो परिवर्तनीय है, जिन्हें संसद क्या कर सकती है, समय समय पर परिवर्तित कर सकती है। इस लाइन को समझना। देखिए जी, जब भारत आजाद हुआ तो भारत केवल ऐसा जो जैसा भारत हम आज देशी रियासत कितने, तो 93 है, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, तो 292 थे। क्लियर है ये? तो भाई उस जो 93 जो देशी रियासत थी, उन देशी रियासतों में लगान मूवी देखे आप लोग, एक राजा होता है और राजा के ही महल में क्या होती है, तो अंग्रेजों की एक छावनी होती है। कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते तो अंग्रेज थे, लेकिन उनको पास कौन कराता था? राजा कराता था। तो ऐसे कुल मिलाकर 93 देशी रियासत हमारे भारत में थे। जैसे जूनागढ़ का नवाब था, हैदराबाद का निजाम था, हमारे यहाँ शक्ति में राजा थे, कांकेर में राजा थे, सरगुजा के राजा थे, रायगढ़ के क्या थे? राजा थे। यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे? राजाओं के पीछे अपनी छावनी चलाकर मतलब राजा को परोक्ष रूप से खड़ा करके शासन किया करते थे। अब भाई जब देश आजाद हुए, से मान लो मेवाड़ के राजा थे, राणा प्रताप वाले थे ना आजादी के समय, उनका भी कब्जा था। अब देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद जब पहला चुनाव जब तक नहीं हुआ था, तब तक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किसने किया? तो वहां के राजाओं ने किया। लेकिन देश आजाद होने के बाद क्या हुआ भाई, सभी ने आम जनमत से वोट दिया। राजा कहीं जीते कहीं हारे, जहां हार गए उनका राजपाट खत्म हो गया। अब वहां पर कौन आ गए? तो लोकसभा के सांसद आ गए, जो 7 लाख 5 लाख 10 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो बाकी राजा भाई वो विरोध क्यों नहीं किया? राजा कहां गए? तो इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल नंबर 362 में, क्योंकि राजाओं के पास तो पूरी प्रॉपर्टी थी और राज्य ही उनके राजाओं का था,
जब राज राजा का था, राजा क्लेम नहीं कर सकता भाई मेरी जमीन ये है, तुम इसको कैसे ले सकते हो, मेरी जमीन ये, पूरा खेत मेरा था, पूरा मेरा गांव मेरा था, आप बस महल छोड़ दिए मेरे सामने। जैसे कि अभी सैफ अली खान को जानते होंगे आप लोग। सैफ अली खान पटौदी फैमिली से है, वो भी एक राजघराना था भाई। अब पटौदी फैमिली में 15,000 करोड़ रुपए की उसकी एक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है। अब वहां उस पर केस चल रहा है। अब अगर वहां पे प्रूफ हो जाता है कि आजादी के पहले की ये प्रॉपर्टी थी राजा महाराजाओं की, तो गवर्नमेंट के पास जाएगी। और अगर सैफ अली खान प्रूफ कर दिया नहीं भाई आजादी के बाद हमारे फैमिली वाले इसको बनाए थे और आजादी के बाद हमें दिया गया था, तो 15,000 की प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? सैफ अली खान पास। खानदानी क्या है, राजा महाराजा वाला क्या है उन लोगों की प्रॉपर्टी, तो पटौदी फैमिली से है। अब इसमें कहानी यह है कि संसद इसमें क्या कर सकता है, समय समय पर परिवर्तन कर सकता है इनके अधिकारों पे। तो कहीं जहां पे राजाओं की खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी, वो आज भी राजा की तरह जी रहे हैं, और जिनकी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं थी भाई, वो क्या कर रहे हैं जी, अब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कभी आप देखते हो कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के जो वंशज है ना, वो अभी भी क्या करते हैं, तो राजशाही में रहते हैं, क्योंकि उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी थी उनकी सारी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो राजा जो हमारे पास भारत में राजपाट खत्म हुआ, अब राजाओं को एकदम ही से भगा दो गया तो फिर विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 362 में क्या किया है, भारतीय राज्यों के जो पूर्व के शासक थे उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो आर्टिकल नंबर 362 में। और इस अधिकारों में भी ये परमानेंट नहीं है, संसद क्या कर सकता है, समय समय पर इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर है ये? आगे देखते हैं, एक सेकंड। ये था क्या? ये था ना। चलिए, अनुच्छेद नंबर दिया अपने को 363। यह कुछ विवादों के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति और पूर्व राजसी संधियों से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए क्या हुआ है कि आज जो हमारे देश के राजा है भाई, कुल मिलाकर हमारे राष्ट्रपति हैं। तो देश के आजाद होने से पहले भी राजाओं के मध्य कई प्रकार की संधियां हो रखी थी। अब राजपाट खत्म हो गया, कुछ एरिया में राजाओं को उनका हिस्सा मिला है और उस हिस्से में क्या हो रखी है, संधियां वगैरह हो रखी है। तो उन संधियों के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में बताया है। यदि राजा के बीच या उस समय के राजा और अभी के सरकार के बीच यदि कोई क्या होता है, उस पुरानी संधियों को लेकर कोई हस्तक्षेप होता है, तो वो कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। जैसे कि देखो सर, भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं था, वहां के राजा हरि सिंह थे, वो क्या हो गए, हमसे अलग हो गए। अलग होने के बाद उनकी संधि थी भारत सरकार के साथ। अब भारत सरकार के साथ संधि मतलब किससे? राष्ट्रपति से संधि, क्योंकि भारत में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और जो भी काम एग्जीक्यूट होता है किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। अब कश्मीर सर अलग हो गया, उसने अलग संधि कर ली कि भाई कश्मीर क्या जाएगा तो अलग जाएगा। बाद में फिर संधि करके भारत में मिलता है कि नहीं मिलना चाहता हूं, फिर वहां पे क्या होता है, तो धारा 370 लगाई जाती है, धारा 34A लगाई जाती है, बाद में उन्हें फिर डिमोलिश किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो इस प्रकार की जो संधियां हो रखी है पुराने राजाओं और उस समय की सरकार के मध्य, इस समय कौन हस्तक्षेप कर सकता है? तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा नहीं है सर कि जो संधियां हो गई है उसको संसद से ही सुलझाया जाएगा या राष्ट्रपति को बुलाओ, उस समय के राजा को बुलाओ, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोर्ट में भी उन मामले को सुनवाई करके सही गलत का फैसला किया जा सकता है। एक इसमें दिया आर्टिकल नंबर 63 में, संविधान से हटकर राजा महाराजाओं के पास चला जाता है, इसीलिए क्या बताया गया, इसे मिसलेनियस बताया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद दिया हुआ है 364, यह बंदरगाहों से संबंधित कानूनों के बारे में है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बंदरगाहों से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है, तो बताएंगे सर 364 में। किसे बताया गया है? 364 में, कि भारत के अंदर बंदरगाह में कौन कौन से कानून चलते हैं उसके बारे में 364 बताया गया। 365 यह बताता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकार चलाने में विफल रहता है, तो इस बात का फैसला कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है कि भाई यहां पर क्या हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, सेंट्रल के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रहा है, सरकार नहीं चला पा रही है। इसका वर्णन किसे मिला है? 365 में।
तो बंदरगाह याद रखना सर, सी पोर्ट वाला जो आर्टिकल है कौन सा है वो 364 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर बंदरगाह वाला जो आर्टिकल है 364 366 ये क्या बताता है, यह कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों की क्या करता है, परिभाषा देता है। भारत में देखिए हमारे संविधान में शुद्ध हिंदी और कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा डीप वैल्यू वाले जो है ना शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसे आर्टिकल नंबर 32 में है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब उसमें क्या सर, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, कार्यपेक्षा, है ना, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ऐसे शब्दों का उपयोग है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे हमारा प्रस्तावना है, तो हमारी प्रस्तावना में क्या है बेटा, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, अक्षुण्ण रखना, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। तो उन शब्दों का एक्चुअल में मतलब क्या होगा, उसकी परिभाषा किसमें दी गई है, आर्टिकल नंबर 366 में। भारतीय संविधान के अंदर उपयोग होने वाले कुछ विशेष शब्दों और वाक्य जो लिखे गए हैं ना, उन वाक्यों की परिभाषा 366 में है और उनका संक्षेप वर्णन किसमें है, व्याख्या किसमें है, व्याख्या 367 में। परिभाषा है 66 में, व्याख्या किसमें है, 68 में। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास हमारा क्या हो गया जी, भाग 19 क्या होता है कि समाप्त होता है। भाग 19 क्या होगा, समाप्त होगा। इसमें कुछ ही आर्टिकल है जो ज्यादा जोर देके पढ़ने वाला, 361 हो गया। 364 क्या है सर, बंदरगाह कानूनों से क्या है, संबंधित है। 361 क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो न्यायालय के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजों पे क्या करना है, अपने को जोर देना है। इसको मिसलिनियस भाग कहा जाता है। तो ये भाग 19 हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग